Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. So my dear class 9th students, आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम चैप्टर 5 कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड मल्टीमीडिया बेसिक्स के नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. यस स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जिसे आप एमसीक्यूज के नाम से जानते हो इन्हें डिस्कस करने वाले हैं. मींस कि हम पूरा चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं एंड होप आप सभी ने वीडियो लेक्चर्स को देखा होगा. अब ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके एग्जाम पेपर में सेक्शन ए में सबसे पहले आपसे एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं. सो इस चैप्टर पर बेस्ड क्या क्या एमसीक्यूज हो सकते हैं इसके लिए आपको बने रहना है मेरी इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक. दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9th एंड मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको प्रोवाइड किया जाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन विद हाई क्वालिटी कंटेंट. साथ ही आप यहाँ पे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट. राइट, सो इस अच्छी बात से शुरुआत कर लेते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज को. अब इस चैप्टर में, जैसे इस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड मल्टीमीडिया बेसिक्स, तो जल्दी से बता दो कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है. इस चैप्टर में बेसिकली हमने नेटवर्किंग के बारे में पढ़ लिया था. नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, क्यों ज़रूरत होती है नेटवर्किंग की, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं और कैसे आप कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हो, किन मीडियम्स के थ्रू, वायरलेस और वायर्ड मीडियम के थ्रू आप कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको डिफरेंट थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है. साथ ही इसके साथ हमने यहाँ पर डिस्कस किया था मल्टीमीडिया बेसिक्स के बारे में. तो मल्टीमीडिया बेसिक्स की जब भी बात आ गई, मतलब कि यहाँ पे हमने ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल डेटा, ग्राफिक डेटा और साथ ही सोशल मीडिया एप्लीकेशंस क्या होती हैं, चैटिंग सर्विसेज क्या होती हैं, इतना सब हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है. सो अब जिन भी स्टूडेंट्स ने पहली बार मेरी आज वीडियो देखी है तो उनके लिए न्यूज़ है कि सारे वीडियो लेक्चर्स को आप एक्सेस कर सकते हो इवन चैप्टर 1 से लेकर 5 तक यूट्यूब प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर magnetbrains.com वेबसाइट के थ्रू या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो. राइट, चैप्टर पढ़ लिया है तो अब जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे आपके सामने उसका आंसर आपको करना है. कमेंट सेक्शन में मेरे साथ आंसर लिखते चलना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा, आप खुद को एनालाइज कर पाओगे कि यस ये क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया है और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. आ रही है मेरी बात समझ में? सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है, ट्रांसमिशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो. ट्रांसमिशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटा, जो कंप्यूटराइज्ड डेटा होता है यदि उसमें आपको डेटा को ट्रांसफर करना होता है, ठीक है, कंप्यूटर में यदि आपको डेटा को ट्रांसफर करना होता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, ठीक है, मीन्स कुछ इस तरीके से आपसे बोला है कि नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्टेड है. ठीक है, यहाँ पर नेटवर्क में कंप्यूटर कनेक्टेड है और ये सपोज सेंडर सिस्टम है, ये सपोज रिसीवर सिस्टम है. तो ये सेंडर और रिसीवर कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, जब ये नेटवर्क में कनेक्टेड है. तो जब भी यहाँ पे सेंडर कोई भी डेटा को ट्रांसमिट करेगा रिसीवर तक और रिसीवर फर्दर कुछ डेटा को ट्रांसमिट करेगा सेंडर तक, तो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जब आपको डेटा को ट्रांसफर करना होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इस होल प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए डेटा ट्रांसफर, ऑप्शन बी डेटा फ्लो, ऑप्शन सी डेटा कम्युनिकेशन एंड ऑप्शन सी इज डेटा मैनेजमेंट. तो कुल मिला के यदि आपको यहाँ पे देखकर समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे डेटा का ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली इस होल प्रोसेस को क्या डेटा ट्रांसफर बोलोगे? भाई डेटा का ट्रांसफर तो कर रहा है, जो सेंडर सिस्टम है वो डेटा को रिसीवर तक ट्रांसफर कर रहा है ना. तो इस होल प्रोसेस को आप डेटा ट्रांसफर बोलोगे क्या? नहीं. डेटा फ्लो भी नहीं बोलोगे. डेटा कम्युनिकेशन बोलोगे क्या? यस, हम इसे क्या कहेंगे? डेटा कम्युनिकेशन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा है नेटवर्क के माध्यम से, मतलब नेटवर्किंग की मदद से, इंटरनेट नेटवर्किंग की मदद से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है और कम्युनिकेट होकर वो क्या काम कर रहा है? डेटा को ट्रांसफर कर रहा है. तो हम इस होल प्रोसेस को डेटा कम्युनिकेशन कहेंगे. आई बात समझ में? तो सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डेटा कम्युनिकेशन. डेटा मैनेजमेंट भी नहीं कहेंगे, डेटा फ्लो भी नहीं कहेंगे, डेटा ट्रांसफर भी नहीं कहेंगे. आ गई बात समझ में अच्छे से?
तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है एंड होप आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। मेरे साथ जिन भी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को रीड किया है उन्होंने सही आंसर इसका कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए 2 से 3 पॉइंट लिखे हुए, डेटा फ्लो, डेटा ट्रांसफर, डेटा कम्युनिकेशन। यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि एक्चुअली यहाँ डेटा का ट्रांसफर तो हो रहा है, बट इस होल प्रोसेस को क्या कहेंगे, नेटवर्क में कितने भी कंप्यूटर्स आप कनेक्ट कर दो, सब करते क्या है, सब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस इन विच दे ट्रांसफर डेटा। आई बात समझ में? तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में वो काम क्या कर रहे हैं, डेटा को, रिसोर्सेज को, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का। तो डेटा ट्रांसफर सही नहीं होगा, डेटा कम्युनिकेशन सही है। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट को यहाँ कंफ्यूजन था तो उनका कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया है, राइट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When a group of computers is connected together in a small area, बहुत ध्यान से समझना, when a group of computer is connected, जब आप ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो, है ना, एक साथ एक स्मॉल एरिया पे, सपोज वो आपका घर है, ऑफिस है, बिल्डिंग है ना, तो यहाँ पे आपने क्या किया, कुछ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है, एक स्मॉल से एरिया में आपने उन्हें कनेक्ट कर दिया एक साथ, विदाउट द हेल्प ऑफ सम केबल्स, वो भी बिना कोई केबल के आपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है। सो इसे हम क्या कहते हैं, जब बिना केबल के, बिना फिजिकल वायर के, बिना केबल के आप कंप्यूटर्स को एक स्मॉल रेंज में कनेक्ट कर देते हो, तो इसे हम किस टाइप का कम्युनिकेशन कहते हैं, किस टाइप से यहाँ पे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। ऑप्शन ए आपके सामने है, रिमोट कम्युनिकेशन नेटवर्क, ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी वैल्यू एडेड नेटवर्क। सो अब यहां पे हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़े थे, क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। कितने टाइप के नेटवर्क हमने यहां पर बेसिकली पढ़े थे, यहां हमने पढ़े थे बेसिकली 3 टाइप के नेटवर्क्स ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, फर्स्ट इज LAN, सेकेंड इज MAN एंड थर्ड इज WAN। ठीक है, इनके फुल फॉर्म जरा जल्दी से बता दो, क्योंकि ये फुल फॉर्म आपसे 100% एग्जाम में आपकी छप चुका है, मान के चलो। और इसका आंसर भी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है। इसका आंसर भी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, और साथ ही इनके फुल फॉर्म्स भी लिख दो जरा जल्दी जल्दी, बहुत इजी है, ये आएंगे आपसे एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। LAN का मतलब क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क। MAN का मतलब क्या हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। WAN का मतलब क्या हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। LAN दैट इज लोकल एरिया, जो स्मॉल रेंज में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, वो LAN कहलाता है। MAN दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि सिटी टू सिटी कनेक्शन करता है। ठीक है, मतलब हम बात कर ले एक सिटी और दूसरी सिटी के बीच के जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, जैसे इंदौर भोपाल के बीच में, दिल्ली, या फिर हम बोलें महाराष्ट्र में जितनी भी सिटीज हैं उन सभी के बीच में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो वो MAN कहलाता है। अब MAN में बहुत सारे LAN भी इंक्लूड हो जाते हैं, छोटे छोटे LANs। WAN क्या होता है, जो वर्ल्ड वाइड जितने भी कंप्यूटर्स है पूरे वर्ल्ड में सबको कनेक्ट करके रखा हुआ है, वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो ये स्मॉल रेंज, ये इससे थोड़ी ज्यादा रेंज है ना, और ये अनलिमिटेड रेंज में जितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। WAN का ही बेस्ट एग्जांपल इंटरनेट हमने पढ़ लिया था। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एक स्मॉल एरिया में कनेक्ट किए गए हैं, वो भी बिना केबल्स के, तो वो क्या कहलाएगा, रिमोट कम्युनिकेशन नेटवर्क कहलाएगा, LAN कहलाएगा, WAN कहलाएगा, या ये वाला WAN कहलाएगा, वैल्यू एडेड। तो यहाँ पे देखो, ना वो रिमोट कम्युनिकेशन एरिया कहलाएगा, ना वो वैल्यू एडेड कहलाएगा, और ना ही वो वाइड एरिया कहलाएगा। क्योंकि वाइड एरिया में क्या होता है, वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर बहुत ज्यादा लार्ज अनलिमिटेड रेंज हो जाती है। यहाँ पे स्मॉल एरिया कहा गया है, क्या कहा गया है, स्मॉल एरिया। तो स्मॉल एरिया में लोकली जब आप कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हो, तो वो क्या कहलाते हैं, LAN। और स्मॉल रेंज में आप बिना वायर के वायरलेस कम्युनिकेशन को भी कर सकते हो। ठीक है, तो बिना वायर के, बिना केबल्स के जब आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो, तो वो बेसिकली LAN कहलाता है, जिसमें हम वाईफाई, ब्लूटूथ जैसे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। क्लियर है अच्छे से कि वायरलेस कम्युनिकेशन में आपके क्या आ जाते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ, ऐसी टेक्नोलॉजीज इंक्लूड हो जाती है। सो द आंसर इज बी, दैट इज LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। होप आंसर भी आपने कमेंट सेक्शन में लिख ही दिया होगा, क्योंकि बहुत इजी सा क्वेश्चन था। यदि क्वेश्चन समझ लिया ना अच्छे से यदि एक बार क्वेश्चन समझ लिया, तो आंसर आपके ऑप्शंस में, यहाँ पे आपको आंसर लिखना भी नहीं है, आंसर भी आपके सामने, क्वेश्चन भी आपके सामने, बस एक सही आंसर टिक करके आना है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ना अपने आप में बहुत बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, और हर कोई इजीली सॉल्व कर लेता है, लेकिन जब तब उससे क्वेश्चन आया। ओके,
क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है फुल फॉर्म ऑफ लेन, जैसे अभी हमने देखा इसके प्रीवियस क्वेश्चन में इसका आंसर था, ध्यान से देखा ना, प्रीवियस क्वेश्चन देखा नहीं देखा सभी ने देखा ना प्रीवियस क्वेश्चन ध्यान से, उसमें लेन का फुल फॉर्म लिखा हुआ था। क्या होता है लेन का फुल फॉर्म? लीगल ऑल नेटवर्क, लीगल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉस्ट एरिया नेटवर्क। तो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें एक स्मॉल बिल्डिंग में, किसी रूम में, किसी ऑफिस में या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है नेटवर्क में। वो स्मॉल रेंज में कनेक्टेड कंप्यूटर्स जो नेटवर्क फॉर्म करते हैं, दैट टाइप ऑफ नेटवर्क इज लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें रेंज आपकी 10 मीटर से 100 मीटर के बीच में हो सकती है। लेन जो होते हैं बेसिकली, लेन में एरर डिटेक्शन रेट जो होता है वो भी फास्टर हो जाता है। मतलब किसी यदि कंप्यूटर में कोई एरर आ गई, सपोज कि लेन में यहाँ पे 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है ना, एक बिल्डिंग में 4 कंप्यूटर्स हैं, उन्हें आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो ये नेटवर्क में कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो डेटा ट्रांसफर रेट होगा, जो डेटा का ट्रांसफर रेट होगा वो भी क्या होगा, वो भी हाई होगा, है ना। बहुत स्पीड से, बहुत हाई स्पीड से डेटा यहाँ पर ट्रांसफर होगा। आ रही है बात समझ में अच्छे से? क्योंकि कम कंप्यूटर है, कम केबल्स का यूज हो रहा है, आप वायरलेस या वाईफाई दोनों कनेक्शन यहाँ पे दे सकते हो। 4 तो कंप्यूटर्स हैं, इन्हें वायरलेस भी कनेक्ट कर सकते हो, वायर्ड भी कनेक्ट कर सकते हो, ईथरनेट केबल का आप यूज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे डेटा ट्रांसफर रेट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। फास्ट वे में यहाँ पे डेटा ट्रांसफर हो सकता है किसी भी कंप्यूटर में। यदि किसी कंप्यूटर में एरर आती है नेटवर्क में, यदि ये वाला कंप्यूटर फेल होने लगता है, इसमें कोई एरर भी आती है, तो यहाँ पे एरर को भी बहुत जल्दी रिजॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि कम कंप्यूटर्स हैं, किसमें एरर है जल्दी से आप डिटेक्ट कर सकते हो और उस एरर को सॉल्व भी कर सकते हो। तो लोकल एरिया नेटवर्क स्मॉल रेंज ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं एक लोकल एरिया में। क्लियर? फुल फॉर्म अच्छे से समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन ना बहुत ध्यान से समझ लेना, ये लेन के लिए पूछा है आपसे, ये क्वेश्चन मैन के लिए भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे वेन के लिए भी पूछा जा सकता है। तो अब भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा, सुनी थी मेरी बात ध्यान से, कि लेन, मैन, वेन, इन तीनों के फुल फॉर्म अच्छे से कर लेना। इस पर क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में छप ही चुका है, ये मान के चलो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे लेन के लिए पूछा है, मैन के लिए भी पूछा जा सकता है, वेन के लिए भी पूछा जा सकता है। मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वेन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरैक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एटसेट्रा इज नोन एज। बहुत सही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि इंटरैक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है। एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने इस टॉपिक पर बनाया हुआ है, उस टॉपिक का नाम बता दो, इनमें से लिखा हुआ है। चलिए हिंट दे दी मैंने, इस चैप्टर में एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने इस टॉपिक पर बनाया हुआ है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को, ऑडियो को, वीडियो को, ग्राफिक्स को, इमेजेस को कंबाइंडली यूज कर सकते हो एक ही फाइल में, एक ही एप्लीकेशन में। उस फाइल को, उस एप्लीकेशन को, उस साइट को, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डेटा, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी मल्टीमीडिया, ऑप्शन डी इंटरनेट। तो क्या कहते हैं उस टाइप की फाइल को? हम मल्टीमीडिया फाइल, जिसमें बहुत सारी मीडिया एप्लीकेशंस को, मीडिया टेक्स्ट टूल्स को आप ऐड करके एक फाइल में यूज कर लेते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया था, यदि याद हो आपको, कि आपको पावर पॉइंट में एक स्लाइड बनानी है, आपको पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनानी है, एक प्रेजेंटेशन बनाना है। क्या बनाना है? आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है। अब इस प्रेजेंटेशन में आपको कुछ क्या ऐड करना है? आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, यहाँ आपको एक इमेज ऐड करना है, ठीक है। वहीं आपको यहाँ पर क्या ऐड करना है? सपोज कोई वीडियो आपने ऐड कर दी, ठीक है। अब इस वीडियो में आपने कुछ म्यूजिक भी ऐड किया खुद ही का, जिसे हम ऑडियो कहते हैं, ठीक है। कुछ पिक्चर्स वगैरह यहाँ दिख रहे हैं, तो आपने टेक्स्ट ऐड कर दिया, इमेज ऐड कर दी, वीडियो ऐड कर दिया, उसमें कुछ म्यूजिक भी आपने ऐड कर दिया है। तो जब आप किसी एक फाइल में इन सारी चीजों को एक साथ यूज कर पा रहे हो, तो ये क्या हो जाती है? एक मल्टीमीडिया फाइल बन जाती है। क्या बन जाती है? ये एक मल्टीमीडिया फाइल। तो इंटरनेट पर आप कितनी मिलियंस में वेबसाइट्स को देखते हो ना, आप हर दिन नई वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, मिंत्रा, मीशो, बहुत सारी, है ना, बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है।
हर एक वेबसाइट में आप देखो आपको ये सारी चीज़ मिलेगी, कुछ टेक्स्ट मिलेगा, कुछ इमेजेस मिलेंगे, कुछ पिक्चर्स मिलेगा, कुछ आपको ऑडियो वीडियो सारी चीज़ मिल जाएगी, लिंक्स भी मिल जाएंगी ना, हाइपर लिंक्स जिसे हम कहते हैं, लिंक्स वगैरह भी मिल जाएंगी, क्लिक करोगे तो कहीं और दूसरे पेज पे पहुंच जाओगे। तो ये जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनमें जितने भी वेब पेजेस होते हैं ना, वो सब मल्टीमीडिया कंटेंट को ऐड करते हैं। आजकल जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो इंटरैक्टिव होती हैं, जो देखकर आपको बहुत खुशी होती है, अच्छी लगती हैं, है ना। अब जैसे विकिपीडिया की वेबसाइट की मैं बात करूं, किसी भी टॉपिक को यदि आप विकिपीडिया पे सर्च करते हो तो विकिपीडिया पे सर्च करते हो तो सिर्फ आपको टेक्सचुअल चीजें दिखती है, कोई ग्राफिक दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना। लेकिन उसी सेम टॉपिक की यदि कोई वेबसाइट को आप सर्च करोगे तो वहां पे आप देखो आपको इमेजेस, ग्राफिक्स, मेन्यूज, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो सब चीज दिख जाएगी, जिससे वो साइट इंटरैक्टिव हो जाएगी, यूजर उसको ज्यादा देखेगा, उसको हर तरीके से वो इजी होगी, कन्वीनियंट होगी, समझ पाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा आपको टेक्सचुअल समझाया जाता है उससे ज्यादा अच्छे से आप समझ सकते हो ग्राफिकली, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो फॉर्मेट में। और ये चीज बहुत अच्छे से आप समझ रहे हो क्योंकि हम यहाँ पे जो भी आपको समझाते हैं वो पिक्टोरियल फॉर्म में समझाते हैं, इमेजेस, पिक्चर्स, ग्राफिक्स वगैरह लगा के आपको बताया जाता है कोई भी टॉपिक जब भी इनिशियली स्टार्ट किया जाता है, जिससे आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाती है। आती है नहीं आती है? समझ में आती है ना। तो बस ये वही चीज है कि कोई भी इंटरैक्टिव कॉम्बिनेशन जिसमें आप इमेजेस, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो का यूज कर लेते हो तो वो क्या कहलाता है? वो मल्टीमीडिया कहलाता है। और मल्टीमीडिया पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि मल्टीमीडिया फाइल में आप किस तरीके के कंटेंट को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ आप ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, इमेजेस जैसे कंटेंट को ऐड कर सकते हो किसी एक फाइल में। आई बात समझ में अच्छे से? तो डेटा क्या हुआ? वो तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, पढ़ा है ना फर्स्ट चैप्टर में, कंप्यूटर बेसिक्स वाले चैप्टर में मैंने डेटा, इंफॉर्मेशन दोनों आपको पढ़ाया हुआ है कि कंप्यूटर में आप कुछ रॉ फैक्ट्स और फिगर्स को एंटर करते हो, कुछ नंबर, कुछ कैरेक्टर, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर डेटा, इंफॉर्मेशन तो कुछ होगा नहीं, लाइक दिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिट नहीं कर रहा है। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वाइड एरिया नेटवर्क की, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें वर्ल्ड वाइड सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इवन इंटरनेट पे बेस्ड जितनी सर्विसेज है उन्हें आप एक्सेस कर पा रहे हो। तो इंटरनेट पे आप इन मल्टीमीडिया फाइल्स को एक्सेस कर पा रहे हो। मल्टीमीडिया फाइल्स को एक्सेस करने का, वेब पेजेस, वेबसाइट्स को एक्सेस करने का जरिया एक इंटरनेट है। आ गई बात समझ में अच्छे से? तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मल्टीमीडिया। होप आपने क्वेश्चन पढ़ते से इसका आंसर जज कर लिया होगा, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन, इंटरनेट मे बी टर्म्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है? अभी बताया प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? जल्दी बताओ। लेन, मैन, व्हेन या ऑल ऑफ द अबव? सो ऑब्वियस सी बात है, कर दिया होगा कमेंट सभी स्टूडेंट्स ने कि इंटरनेट व्हेन का एग्जांपल है, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन लोकल एरिया को कनेक्ट करता है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया को कनेक्ट करता है। यदि लैन की बात करें तो एक सोसाइटी, एक बिल्डिंग में जितने कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग में जितने कंप्यूटर्स हैं, किसी ऑफिस में जितने कंप्यूटर्स हैं, वो लैन के अंडर लैन कैटेगरी में होते हैं, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में फॉर्म कर लेते हैं। और वही बात करें कोई सिटी टू सिटी यदि आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो तो वो मैन कहलाता है। लेकिन वही हम बात करें किसी कंट्री टू कंट्री यदि आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हो, कंट्री टू कंट्री यदि कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हो तो वो कहलाता है व्हेन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें हम बात कर लेते हैं इंटरनेट की। आप यहाँ बैठे हो इंडिया में और आप क्या चाहते हो कि यूएस में आपका कोई फ्रेंड है, नया नया फेसबुक पे बना है, उससे बात कर लेते हैं, चलो उसको फ़ोन लगा लेते हैं, फ़ोन नंबर आपके पास में है, या आप उसे वीडियो कॉल करके भी बात कर सकते हो, या आप उसको ईमेल भी कर सकते हो। कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? इंटरनेट की मदद से पॉसिबल है। इंटरनेट की मदद से यहाँ पर कंट्री टू कंट्री जितने भी कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, पीसी है, उन पे आप नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो, उनके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो सिर्फ एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से। कंट्री टू कंट्री यहाँ पे जो कनेक्शन होता है वर्ल्ड वाइड, जितनी भी कंट्रीज में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, सब आपस में कनेक्टेड है सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की मदद से, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए 6th क्वेश्चन देखें। अ लोकल एरिया नेटवर्क लेन इज अ डैश अ नेटवर्क विद अ बिल्ड और साइट, network across a city, country or even the world, network that contains server across the world, a network with 2000 or more computers। बहुत सही क्वेश्चन और आंसर भी बहुत सिंपल आपके सामने है।
क्वेश्चन देखो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपको दी हुई है, इन चारों में से एक सही डेफिनेशन आपको पहचाननी है। तो अभी मैंने फिर से आपको रिवाइज करवा दिया है कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, करवा दिया ना रिवाइज। आगे बात समझे तो सही आंसर जल्दी से कॉमेंट कर दो। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वो नेटवर्क होता है जो बेसिकली किसी बिल्डिंग या फिर किसी साइट के लिए होता है। एक बिल्डिंग, एक ऑफिस, एक स्कूल, एक कैंपस में जितने कंप्यूटर्स को आप कम्युनिकेट करवाते हो लोकल एरिया में 10 to 100 मीटर की रेंज में जितने कंप्यूटर्स आप कनेक्ट कर सकते हो, वो नेटवर्क क्या कहलाता है, वो नेटवर्क LAN कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बाकी इसके बाद जो डिटेल लिखी हुई है वो पढ़ लो, जो ऑप्शन लिखे हुए। नेटवर्क अक्रॉस अ सिटी, कंट्री और इवन दी वर्ल्ड, तो ये क्या होता है भाई, ये तो वैन होता है, अभी देखा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में। इंटरनेट सिटी, कंट्री, इवन वर्ल्ड में कनेक्शन जो होता है। नेटवर्क दैट कंटेन्स सर्वर अक्रॉस दी वर्ल्ड, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका वैन का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। अ नेटवर्क विद 2000 और मोर कंप्यूटर्स, तो ये भी आपका वैन या फिर मैन का एग्जाम्पल हो सकता है। क्लियर। LAN का जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो क्या है, LAN की डेफिनेशन फर्स्ट है ना। अब अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये क्वेश्चन आपसे LAN के लिए पूछा है, सेम क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ आपसे मेन के लिए पूछा जा सकता है या फिर वैन के लिए भी पूछा जा सकता है। आ रही है बात समझ में, ये पॉइंट्स बदल देंगे, डेफिनेशन मेन की डाल देंगे या वैन की डाल देंगे, ठीक है। तो आपको LAN, मैन, वैन अच्छे से पढ़ लेना है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 6th 7th 8th से होप आपको नेटवर्क होगा आपकी कंप्यूटर की बुक में, और वहां से आप पढ़ते आ रहे हो LAN, मैन, वैन के बारे में। बाय द वे मैंने डिटेल में एक डेडिकेटेड वीडियो में टाइप्स ऑफ नेटवर्क ही पढ़ाया है, देखा है ना वीडियो जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ाया, LAN, मैन, वैन क्या होता है, डिटेल में समझाया है मैंने पिक्चर्स के साथ, है ना। सो वो वीडियो यदि देखा है तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप चुटकियों में कर रहे होंगे, है ना। चलिए 7th क्वेश्चन डिस्कस कर लें। A wide area network that is WAN is a, सेम क्वेश्चन देखो आपसे LAN के बाद WAN के लिए पूछा गया है, जैसे मैंने बताया आ गया क्वेश्चन, है ना। WAN is a network within a building or site, network across a city, country or even the world, network that contains no server, network with fewer than 2 computers। तो बहुत सही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, सारे में LAN के बारे में ही बताया हुआ है, WAN के बारे में जिसमें बताया है वो है बी ऑप्शन। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, व्हेन वाइड एरिया नेटवर्क उस टाइप का नेटवर्क होता है जो किसी सिटी, कंट्री, इवन दी होल वर्ल्ड में फैला होता है ना, वो नेटवर्क क्या कहलाता है, व्हेन। जिसका बेस्ट एग्जांपल अभी हमने क्या देखा, जिसका बेस्ट एग्जांपल हमने देखा इंटरनेट। क्लियर हो गई मेरी बात, अच्छे से समझ में आ गई। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान से देख लो, ओके। अब इसके बाद यदि बात करें हम फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट की, नेटवर्क विद इन अ बिल्डिंग और अ साइट, तो ये LAN होता है। नेटवर्क दैट कंटेन्स नो सर्वर, ऐसा कोई नेटवर्क ही नहीं होता जिसमें सर्वर ना हो। नेटवर्क तभी फॉर्म होगा जब उसमें कोई सर्वर सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे दो तरीके के सर्वर्स भी, दो तरीके के नेटवर्क भी होते हैं, एक पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, क्लाइंट सर्वर होता है। तो क्लाइंट सर्वर में तो सर्वर के बिना नेटवर्क बनता ही नहीं है, लेकिन यदि हम पीयर टू पीयर नेटवर्क की बात करें तो वहाँ पे हर एक कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, और वो हर एक कंप्यूटर के पास में कैपेबिलिटी होती है सर्वर कंप्यूटर की ही, तो उसे हम पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। तो क्या बताया मैंने कि बिना सर्वर के कोई नेटवर्क नहीं होता है एक्सेप्ट पीयर टू पीयर नेटवर्क। आ गई बात समझ में अच्छे से, तो ये तो होगा ही नहीं इसका आंसर। नेटवर्क फीवर देन 2 कंप्यूटर्स, 2 कंप्यूटर से कम कंप्यूटर्स में आप, तो 2 कंप्यूटर से कम कंप्यूटर में नेटवर्क कैसे एग्जिस्ट होगा। नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस चाहिए होंगे। एक अकेले सिस्टम में आप कैसे नेटवर्क को कनेक्ट करोगे, कैसे नेटवर्क स्टैब्लिश करोगे। आ रही बात समझ में भाई। नेटवर्क कब क्रिएट होगा, जब आपके पास एक से ज्यादा डिवाइसेस होंगे, तभी तो आप नेटवर्क में कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर पाओगे। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। गलत क्यों है सारे पॉइंट्स, सही कौन सा पॉइंट है ये आपको पता होना चाहिए। ये भी साथ ही सही आंसर के साथ साथ ये बाकी रॉन्ग क्यों है ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कैसे भी फिर पूछ लें तो आपको आंसर करते आना चाहिए एग्जाम में, है ना। 8th क्वेश्चन, नेटवर्क्स आर यूजफुल बिकॉज, नेटवर्क्स यूजफुल होते हैं, जो नेटवर्क आप क्रिएट करते हो जिसमें आप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, पीसीज वगैरह को कनेक्ट करते हो, ये क्यों ज़रूरी होते हैं भाई, क्यों नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं। पहली वीडियो जिस चैप्टर की मैंने शुरुआत की थी यहाँ पर, उस पहली वीडियो में मैंने बताया था कि नेटवर्क की ज़रूरत क्यों होती है। नेटवर्क की ज़रूरत होती है, जल्दी बताओ, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए,
और साथ ही यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन को, सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को भी शेयर कर सकते हो। तो डेटा को, इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को, फाइल्स को शेयर करने के लिए हम नेटवर्क का यूज करते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? तो जब आप चाहते हो, क्या चाहते हो, जब आप चाहते हो कि सपोज आपके पास में 4 कंप्यूटर्स हैं, आपने एक कैफे खोला हुआ है। क्या खोला हुआ है? एक इंटरनेट कैफे आपने ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। अब आपने 4 कंप्यूटर्स तो परचेज कर लिए, आपने यहाँ पर 4 कंप्यूटर्स तो परचेज कर लिए। अब क्या आप चारों कंप्यूटर्स के लिए प्रिंटर परचेज करोगे? क्योंकि सभी कंप्यूटर्स को प्रिंटिंग कमांड देना पड़ सकता है, राइट? तो यहाँ पर क्या आप सभी कंप्यूटर्स के लिए प्रिंटर भी परचेज करोगे? जल्दी बताओ। नहीं ना, कर लेना आपकी इच्छा हो तो। बट यहाँ पे जैसे यदि आप सभी कंप्यूटर्स के लिए प्रिंटर परचेज करते हो तो क्या हो जाएगा? आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। आप जो ये कैफे स्टार्ट करने वाले हो, यहाँ पे आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ जाएगा भाई, सभी कंप्यूटर्स के लिए इतने महंगे महंगे प्रिंटर्स आपको खरीदने पड़ेंगे। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि कम कॉस्ट में आप एक ही प्रिंटर से इन सभी डिवाइसेस को एक्सेस कर लो, मतलब एक ही प्रिंटर को इन सभी डिवाइसेस के साथ शेयर कर दो। तो क्या होगा? इसके लिए आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एक उस चीज की जिसकी हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। जैसे कि हम यहाँ पे सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देंगे, किससे? नेटवर्क में। तो आपने जब इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, किससे? नेटवर्क में। तो अब क्या होगा? ये जो एक प्रिंटर है ना, ये एक प्रिंटर अब सभी के साथ में शेयर किया जाएगा। अब जिस भी कंप्यूटर को प्रिंटिंग की कमांड देनी होगी, ये प्रिंटर सभी के लिए एलोकेट रहेगा। कोई सा भी कंप्यूटर प्रिंटिंग का कमांड देगा और इस एक प्रिंटर को एक्सेस कर पाएगा। तो इससे आपकी कॉस्ट भी बच गई, ठीक है, और आपको ज़्यादा डिवाइसेस भी परचेज नहीं करना पड़े, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो स्पेस कंज्यूम करते हैं वो स्पेस भी कंज्यूम होने से बच गई। आई बात समझ में? तो कॉस्ट बचाने के लिए, ठीक है, साथ ही आपके टाइम को, एफर्ट को बचाने के लिए यहाँ पे आप नेटवर्क का यूज कर लेते हो। तो नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। आप नेटवर्क में कंप्यूटर्स को तो कम्युनिकेट कर सकते हो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा, इंफॉर्मेशन को तो ट्रांसफर कर ही सकते हो। इवन आप रिसोर्सेस को भी शेयर कर पा रहे हो। ये जो प्रिंटर है, इससे भी आप मल्टीपल डिवाइसेस तक शेयर कर पा रहे हो। सिर्फ प्रिंटर नहीं, स्कैनर, हार्ड डिस्क, बहुत सारे जितने भी हार्डवेयर है, आप सभी को एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट पर, सभी को एक नेटवर्क में शेयर करवा सकते हो। सो कुल मिला के नेटवर्क की नीड समझ में आ गई। ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिटेल में समझा हुआ है स्टूडेंट्स। जिस बच्चे ने अभी तक वीडियोस को नहीं देखा है ना, सबसे पहले वीडियोस को देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और फिर आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्व करना। पॉज कर दो अभी ही इसी समय वीडियो को, सबसे पहले वीडियोस लेक्चर्स को देख लो फटाफट से, 2x की स्पीड पे देख लो, और फिर इन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करो। बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन बिना पढ़े आप जब इन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करोगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएगी, कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी। हो सकता है किसी 1-2 क्वेश्चन का आप आंसर भी कर दो क्योंकि जनरल टॉपिक है, बट कुछ चीजें जब समझ नहीं आएगी, उसका गलत आंसर दोगे तो कहीं ना कहीं फिर वो चीज रॉन्ग हो जाएगी, है ना। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शंस पढ़ लें आप। नेटवर्क आर यूजफुल बिकॉज नो वन कैन कॉपी योर फाइल्स, you only need one printer per network, the computers use less electricity, each user of network can access files more easily. So obvious यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर होगा आपका D, that is each user of network can access files more easily. आई बात समझ में अच्छे से कि हमें सिर्फ फाइल को कॉपी नहीं कर सकते, नेटवर्क की जरूरत पड़ती है ताकि आप फाइल्स को कॉपी नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं, आप फाइल्स को कॉपी कर सकते हो, आप फाइल्स को शेयर भी कर सकते हो। यू ओनली नीड 1 प्रिंटर पर नेटवर्क। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि पर नेटवर्क आपको सिर्फ एक ही कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहो तो 2 या 3 या 4 कंप्यूटर्स भी कनेक्ट कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने अगर बिल्डिंग में कोई कंप्यूटर्स कनेक्ट किए या कैफे में कोई कंप्यूटर्स कनेक्ट किए तो आप सिर्फ एक ही प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हो उस नेटवर्क में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 2-3 कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट कर सकते हो, 2-3 प्रिंटर्स को भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो ये एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं होगा कि भाई आप रिसोर्सेज को तो शेयर कर ही सकते हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही रिसोर्स को शेयर कर रहे हो। होल नेटवर्क, अब बड़ा नेटवर्क है, 50-60 कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये तो मैंने अभी छोटा सा एक एग्जांपल लिया था, 50-60 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो क्या यहाँ पे आप एक ही प्रिंटर को एक्सेस करोगे? अब सपोज 10 कंप्यूटर ने एक साथ प्रिंटिंग कमांड दे दी तो बेचारा प्रिंटर, उसके ऊपर कितने सारा लोड आ जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आप एक से ज़्यादा डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं कि एक ही प्रिंटर आपको कनेक्ट करना है, आप एक से ज़्यादा स्कैनर्स को, प्रिंटर्स को, मेमोरीज को, रिसोर्सेज को शेयर करवा सकते हो मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में, ठीक है।
ऐसा होता है कि नेटवर्क की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कम करते हो? ऐसा भी नहीं होता, बराबर इलेक्ट्रिसिटी हर एक कंप्यूटर सिस्टम को मिलती है। नेटवर्क की यूजफुलनेस क्या है? बेसिकली ईच यूजर ऑफ द नेटवर्क कैन एक्सेस फाइल्स मोर इजीली। हर कंप्यूटर सिस्टम फाइल को शेयर कर सकता है। हो सकता है कि मैंने मेरे कंप्यूटर पे कोई फाइल ओपन किया है, यदि नेटवर्क में पूरे 10 कंप्यूटर कनेक्टेड है तो सारे कंप्यूटर उस फाइल को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपको बार बार कॉपी पेस्ट करने की फाइल को जरूरत नहीं है ना, मैन्युअली आप बस फाइल को शेयर कर दो मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ, आराम से वो फाइल्स आपको वहां दिखने लग जाएगी। ठीक है, इवन आप रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को, डेटाबेस को, सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को, हर चीज को आप यहाँ पे नेटवर्क में शेयर कर सकते हो कंप्यूटर्स के साथ, यदि वो नेटवर्क में कनेक्टेड है तो। ठीक है, चलिए आगे बात समझ में अच्छे से, डिटेल में मैंने आपको इस क्वेश्चन के आंसर को समझा दिया है। 9th क्वेश्चन, स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स ओवर द इंटरनेट इज जनरली नोन एज। स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा, डेटा को स्टोर करना और एक्सेस करना, एंड प्रोग्राम्स ओवर द इंटरनेट इज जनरली नोन एज। डेटा को स्टोर करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, है ना, ओवर द इंटरनेट हम किसका यूज करते हैं? इंटरनेट पे डेटा प्रोग्राम्स को एक्सेस करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए आप जिसका यूज करते हो वो टर्म कौन सी है इंटरनेट की? मॉडर्न कंप्यूटिंग, इंटरनेट कंप्यूटिंग, वायरलेस कंप्यूटिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग? तो यहाँ पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए बनाया हुआ है। पढ़ा है आप सभी ने कि इंटरनेट पर यदि आपको डेटा को स्टोर करना है या आपको किसी सर्विस को एक्सेस करना है, किसी प्रोग्राम को, किसी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना है या किसी हार्डवेयर को एक्सेस करना है इंटरनेट पर, तो आप यहाँ पे किसका यूज करते हो? इंटरनेट की वो कौन सी टर्म है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका हम यूज करते हैं? क्या उसे हम मॉडर्न कंप्यूटिंग कहते हैं, क्या उसे हम इंटरनेट कंप्यूटिंग कहते हैं, या उसे हम वायरलेस कंप्यूटिंग कहते हैं, या फिर हम उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं? तो यहाँ मैंने डिटेल में समझाया था कि उस टर्म को हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से ही आप अपने डेटा को, जो आपके पास बल्क में डेटा होता है, और यदि आपके पास में हार्ड ड्राइव नहीं है ज़्यादा जीबी की एकदम, तो आप उसे कहाँ स्टोर कर सकते हो? इंटरनेट पे स्टोर कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोर कर सकते हो। ये कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपको सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करती हैं, आप पेमेंट करके भी स्पेस परचेज कर सकते हो और अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो। इवन आप डेटा ही स्टोर नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पे जो सर्विसेज हैं उन्हें भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, अब आपने सॉफ्टवेयर परचेस नहीं किया, बहुत महंगा और बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर था, तो आप इंटरनेट पे उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हो मिनिमल कॉस्ट पर, या फ्री ऑफ कॉस्ट भी कभी कभी ये चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। सो जैसे BSNL वगैरह, एयरटेल वगैरह जो कंपनीज होती है ना, वो बेसिकली आपको एक क्लाउड कंप्यूटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अमेजॉन, गूगल, ये सब कंपनीज जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी देती हैं, वो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं, जिसके थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ डेटा को ही स्टोर नहीं करवा सकते हो, बल्कि आप यहाँ पे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स को, सॉफ्टवेयर्स को एक्सेस कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस कर सकते हो एक एज ए सर्विस के फॉर्मेट में। अब वो चीज़ें आपको फिजिकली अवेलेबल नहीं होती, उनकी जो सर्विसेज होती हैं वो आपको मिलती हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग दो टाइप की होती है, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड। ये डिटेल में हमने क्लाउड कंप्यूटिंग वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है। प्राइवेट क्लाउड जो किसी एक पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है, मतलब एक पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन इंट्रानेट की फैसिलिटी से प्राइवेट क्लाउड पर अपने लिए स्पेस परचेज करता है, डेटा स्टोर कर सकता है, एक्सेस कर सकता है फर्दर फैसिलिटीज़ को, वो प्राइवेट क्लाउड कहलाता है। लेकिन वहीं जब बात करते हैं पब्लिक क्लाउड की, तो पब्लिक क्लाउड में हर कोई सी भी कंपनी, कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी यूजर, कोई भी पर्सन क्या कर सकता है? स्पेस को एक्सेस कर सकता है, डेटा स्टोर कर सकता है, उनकी सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है, जिसमें आप कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन, कोई हार्डवेयर, कोई ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को एज ए सर्विस एक्सेस कर सकते हो। दिस इज होल अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। आगे बात समझ में। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव का नाम सभी ने सुना है ना। गूगल ड्राइव पे क्या करते हो आप? अपने मोबाइल फोन में जितनी भी इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है, यदि आपके मोबाइल का स्टोरेज फिल होने लगता है तो क्या नया स्टोरेज लगाते हो? क्या नई मेमोरी कार्ड लगाते हो, या अपना मोबाइल बदल देते हो, दूसरे मोबाइल में डेटा स्टोर करने लग जाते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं करते हो ना। क्या करते हो आप? नई मेमोरी कार्ड लगा लो तो ठीक है, नहीं तो आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो? ऑनलाइन गूगल ड्राइव पर अपना डेटा स्टोर कर सकते हो और अपने मोबाइल की स्टोरेज को खाली कर सकते हो। किया ना? गूगल ड्राइव पे कितने स्टूडेंट है जो अपना पूरा इंपॉर्टेंट डेटा रखते हैं मोबाइल का? ठीक है, तो गूगल ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक बेस्ट एग्जांपल है, जहां पर आप इंटरनेट पे ऑनलाइन अपने डेटा को सेव कर पा रहे हो। ठीक है, अब इस गूगल ड्राइव पे जो डेटा होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि उसे आप कहीं एक्सेस नहीं कर सकते हो।
इस गूगल ड्राइव पे जो भी डेटा होगा उसे आप कहीं भी चले जाओ, वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाओ, यदि आपके पास अपना मोबाइल फ़ोन इंटरनेट कनेक्शन है तो आप उसे ईजिली किसी भी मोबाइल फ़ोन, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम, किसी भी पर्टिकुलर पीसी, लैपटॉप पे बस लॉग इन करने की देर है, लॉग इन करके आप गूगल ड्राइव से उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ये फैसिलिटी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है। आई बात समझ है। लेकिन वही यदि आप हार्ड ड्राइव में, मेमोरी कार्ड में अगर डेटा स्टोर करते हो और गलती से यदि आपकी हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड क्रैश हो गई या आप उसे ले जाना भूल गए तो क्या होगा, आपका डेटा लॉस्ट हो सकता है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में जब इंटरनेट पे यदि आपने एक बार डेटा लोड कर दिया तो इंटरनेट से कभी आपका डेटा डिलीट नहीं होता है जब तक कि आप उसे डिलीट ना करो, है ना। इंटरनेट पे हमेशा के लिए डेटा बना रहता है। आई बात समझ में अच्छे से। सो क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को ये समझने के लिए गूगल ड्राइव इज द बेस्ट एग्जांपल। इसी के साथ गूगल डॉक जिस पे आप डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, गूगल शीट जिस पे आप एक्सेल शीट बना सकते हो, गूगल स्लाइड जिस पे आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, ये सभी भी कहीं ना कहीं क्लाउड कंप्यूटिंग के ही एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ओपन ऑफिस, राइटर, कैल्क इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन इन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो क्योंकि इंटरनेट पर आपको ये चीजें मिल रही है, सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं भाई बने बनाए, बस आपको उनको सॉफ्टवेयर को यूज करना है, आपको इंस्टॉल करने की, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल स्लाइड, ये 3 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो बेसिक ऑफिस सॉफ्टवेयर में इंक्लूड किए जाते हैं, जो आपको ऑनलाइन, है ना, वर्ड डॉक्यूमेंटेशन, एडिटिंग, प्रेजेंटेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वो सभी आपके क्लाउड कंप्यूटिंग में ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो इंटरनेट पे जब आपको डेटा स्टोर करना है, एक्सेस करना है, डेटा को, सर्विसेज को एक्सेस करना है, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, ना कि वायरलेस कंप्यूटिंग, इंटरनेट कंप्यूटिंग या मॉडर्न कंप्यूटिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लें 10th क्वेश्चन, एंड विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। द कम्युनिकेशन मीडिया यूज्ड फॉर वायरलेस नेटवर्क इज कलेक्टिवली कॉल्ड। उस कम्युनिकेशन मीडिया का आपको नाम बताना है जिसमें वायरलेस नेटवर्क को आप यूज करते हो। वो कम्युनिकेशन मीडिया जिसमें आप वायरलेस नेटवर्क को यूज करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका एक और नाम है भाई। वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम तो हमने पढ़ा था, वाईफाई, ब्लूटूथ, सैटेलाइट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सभी वायरलेस कम्युनिकेशन जिसमें केबल्स का यूज नहीं करते हो, फिजिकली जो केबल्स होते हैं, वायर्स होते हैं, उनका यूज नहीं करते हैं, वो वायरलेस नेटवर्क कहलाते हैं। अब इसे हम और किस नाम से जानते हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं। केबल्स मीडिया नहीं बोलेंगे, केबल्स मीडिया तो केबल वाली मीडियाज होती हैं। गाइडेड मीडिया, सैटेलाइट मीडिया या अनगाइडेड मीडिया। सैटेलाइट मीडिया नहीं बोलते, सैटेलाइट मीडिया का भी नाम सुना है। सैटेलाइट एक वायरलेस कम्युनिकेशन की कैटेगरी जरूर है। सैटेलाइट वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, वायरलेस नेटवर्क के लिए यूज जरूर किया जाता है, जिसमें आप अर्थ में जो एंटीनास वगैरह होते हैं उन्हें कनेक्ट कर देते हो नेटवर्क के लिए, है ना। बट वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क को हम सैटेलाइट मीडिया एग्जैक्ट इस वर्ड से नहीं जानते हैं। अब गाइडेड और अनगाइडेड, इसमें बता दो करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से। गाइडेड मीडिया वायर्ड कनेक्शन को कहा जाता है। क्या, किस कम्युनिकेशन मीडिया की बात कर रही हूं मैं, जिसमें वायर्ड कम्युनिकेशन आप करते हो, जिसमें नेटवर्क में कंप्यूटर्स वायर्स के थ्रू, केबल्स के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, उस कम्युनिकेशन मीडिया को हम, वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया को हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं, और वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम को हम अनगाइडेड मीडियम भी कहते हैं। वायरलेस जो नेटवर्क होता है, वायरलेस जो कम्युनिकेशन आप करते हो नेटवर्क में, उसे आप अनगाइडेड मीडिया भी कहते हो। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना इस चीज को, है ना, कि वायरलेस और वायर्ड नेटवर्क जो आप फॉर्म करते हो उसमें वायर्ड को गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है और वायरलेस के लिए अनगाइडेड मीडिया भी कहा जाता है। अब इसमें डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज किए जाते हैं। जैसे यदि हम गाइडेड मीडिया की बात करें तो यहाँ पे आप ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज कर लेते हो, या फिर आप कोएक्सियल केबल का भी यूज कर सकते हो। पढ़ा इसे हमने डिटेल में, है ना, पढ़ाई कि नहीं, कोएक्सियल केबल का यूज कर सकते हो, या फिर आप फाइबर ऑप्टिक केबल्स का भी यूज कर सकते हो। ये 3 डिफरेंट टाइप की केबल्स होती हैं जो गाइडेड मीडिया मतलब वायर्ड कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड करती है। वहीं यदि अनगाइडेड मीडिया की बात करें जिसमें आप वायरलेस मीडियम में कम्युनिकेशन कर सकते हो, तो वो हो जाएगी आपकी रेडियो वेव, ठीक है, वाईफाई, ब्लूटूथ, ओके, सैटेलाइट। ये सभी एग्जांपल्स किसके हो गए, वायरलेस मीडियम के हो गए। और ये सभी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो में समझा है जिसमें मैंने वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम को समझाया हुआ है। अब इनका यूज करने के लिए आपको इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस की भी जरूरत पड़ती है, जो कि आपके सिलेबस में, बुक में, इस चैप्टर में नहीं है। 10th में जब आप जाओगे ना, 10th में, तो वहां मैंने इंटर कनेक्टिंग डिवाइसेस जो होते हैं, इंटर नेटवर्किंग जो डिवाइसेस होते हैं जिनमें आप वायर्ड वायरलेस मीडिया का यूज कर सकते हो, जैसे मैं बात कर लूँ हब, स्विच, है ना, राउटर, मॉडेम, गेटवे, ये जो डिवाइसेस होते हैं,
जिनकी मदद से आप गाइडेड और अनगाइडेड मीडियम को यूज कर सकते हो, ये सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं। इनके बिना आप इस मीडियम का यूज नहीं कर सकते हो। इन केबल्स को, है ना, इन वेव्स को कनेक्ट कहाँ करोगे? इन डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करोगे ना। ये डिवाइसेस किसके साथ कनेक्ट होंगे? ये डिवाइसेस फर्दर बाहर जो होल इंटरनेट है, जो कंपनीज है आपको, जो आईएसपी कंपनीज है, जियो, रिलायंस, बीएसएनएल, ये जितनी कंपनीज है जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, ये डिवाइसेस से वो कनेक्टेड होंगे। फिर इनके थ्रू आप इन मीडियम से अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन में क्या कर पाओगे? इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे। तो इन्हें बेसिकली आपको कहाँ पढ़ना है? क्लास 10 में डिटेल में पढ़ना है। ओके बाकी एक मैंने ओवरव्यू आपको बताया हुआ था जब मैंने ये पढ़ाई थी वीडियो, कि कैसे एक्चुअली में इंटरनेट को आप एक्सेस करते हो, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे इंटरनेट पे डेटा फ्लो होता है, ये मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाया। तो वीडियो देखिए तो आपको याद आ गया होगा, है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं। बहुत डिटेल में मैंने सभी चीज़ों को रिकॉल करवा के आपको फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समझाएं, ताकि जिस भी स्टूडेंट ने चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी तक, उससे भी सारी चीज़ें समझ में आ सके। सबसे पहले आपको चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स को देखना है स्टूडेंट्स, तभी आपको इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे आने वाली वीडियोज़ में जो नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलनी है, उसमें आपको मिलेंगे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इवन आपकी बुक में जो पीछे असाइनमेंट वाला पार्ट होता है ना, जिसमें अगेन आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरी, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और उन सभी क्वेश्चन आंसर्स को समझने के लिए आपको जरूरी है वीडियो लेक्चर्स को देखना। प्रीवियस चैप्टर्स के, मतलब इस चैप्टर के जो भी प्रीवियस वीडियोज हैं, यदि वो आपने देख लिए हैं, तो अब आने वाली जो वीडियोज हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। राइट। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि प्रोवाइड करता है सीबीएसई हिंदी इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी, बिहार बोर्ड, और अब तो एमपी बोर्ड की प्रिपरेशन करवा रहा है हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। यदि आप चाहते हो बुक्स, ई बुक्स, नोट्स, सी नोट्स को एक्सेस करना, तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स के सारे वीडियो लेक्चर्स को आप ना सिर्फ यूट्यूब प्लेलिस्ट बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। राइट। यदि आप हमारी कुछ लेटेस्ट अपडेट या रीसेंट अपडेट को एक्सेस करना चाहते हो, तो आप फॉलो कर सकते हो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे पेजेस को भी। और यदि लास्ट में चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।